नमस्कार मित्रों, मैं सस्मिता सिंह अपने YouTube चैनल नॉलेज ट्री क्लासेस पर आप सबका फिर से स्वागत और अभिवादन करती हूँ। तो मित्रों, जो नई शिक्षा नीति 2020 है, तो इसके बारे में अभी भी बहुत से लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये 5+3+3+4 क्या है। तो आज मैं इस वीडियो में जो नई शिक्षा नीति उसको संक्षिप्त रूप में विश्लेषण करने जा रही हूँ, ताकि लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो सके। तो मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताइए ये जो नई शिक्षा नीति है आपको कितनी समझ आए। तो आइए अब हम चलते हैं इस नई शिक्षा नीति 2020 की ओर। तो ये जो नई शिक्षा नीति है इसके बारे में अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हैं जो कि परिवर्तित हुए हैं और यह कैसे अन्य शिक्षा नीतियों से भिन्न है। तो ये जो हमारी शिक्षा नीति है 21वीं सदी के 20वें साल में भारत में नई शिक्षा नीति आई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शिक्षा नीति का इतिहास क्या है। तो सर्वप्रथम भारत में 1968 में प्रथम शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की लागू की गई थी। द्वितीय शिक्षा नीति, आप 1968 को पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1968 को पलटिए 86 हो जाएगा, याद रखने के लिए बहुत आसान है। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी, जिसे कि 1992 में संशोधित किया गया था। तो चूँकि ये 1992 में केवल इसमें संशोधन हुआ था, इसलिए हम इसे शिक्षा नीति में नहीं गिनते हैं। ये जो तृतीय शिक्षा नीति है 2020, इस शिक्षा नीति ने हमारे शिक्षा जगत में बहुत से परिवर्तन किए हैं। तो इस शिक्षा नीति को इसरो के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में प्रस्तुत किया गया है। तो एक समिति का गठन किया गया और मई 2019 में कस्तूरी रंगन कमेटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया स्वरूप सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर शैक्षिक रूप से महाशक्ति बनाना तथा भारत में शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च बनाना है, ताकि जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे देश की भावी नागरिक हैं, वह अन्य देशों से किसी भी मामले में पीछे न रहें। तो अब अगर हम देखिए ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, उसमें हम कंपेयर करते हैं कि 34 वर्षों बाद आई इस शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा पहले का स्कूल सिस्टम क्या था। हमारा स्कूल सिस्टम था 10+2 सिस्टम। अब इसे रिप्लेस कर दिया किसने, 5+3+3+4 के फॉर्मेट में। अब हमारा जो है ये जो फाउंडेशन स्टेज होगा वो 5 इयर्स का होगा, प्रिपरेटरी स्टेज होगा वो हमारा 3 इयर्स का होगा और बाकी के बाद में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि हमारे डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन से हैं और जो हमारा 6 to पहले जो हमारा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन था वो था केवल 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए। अब उसका विस्तार करके वो 3 to 18 ईयर्स के बच्चों के लिए कर दिया गया। हमारी 10 साल की स्कूली शिक्षा होती थी और 2 साल की जो है सो हायर सेकेंडरी एजुकेशन होती थी। और ये शिक्षा जो है सो राज्य सरकार के अधीन होती थी या फिर सेंट्रल बोर्ड के अधीन होती थी। ये किसी यूनिवर्सिटी की शिक्षा नहीं होती है। 10+2 की शिक्षा किसी यूनिवर्सिटी के अधीन नहीं होती है। क्या आपने किसी के मुंह से सुना है कि मैंने जो है सो झारखंड यूनिवर्सिटी से किया है? कहते लोग झारखंड बोर्ड से मैंने 10 किया है, +2 किया है। तो जो कोई पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो कि यूजीसी के अंडर है उसके अधीन उच्च शिक्षा का होता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं।
तो ये जो है NEP एक्सपेंड्स एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स ऑफ मैंडेटरी स्कूल इन फॉर 3 to 18 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। मैंने आप लोग को बताया कि जो ये जो 10+2 को रिप्लेस किया गया है और जो 6 to 14 ईयर्स का जो था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन उसको भी रिप्लेस करके 3 to 18 ईयर्स कर दिया, यानी अब बच्चों को कम उम्र से ही इसमें शामिल किया गया है और 18 वर्ष तक के बच्चों को इसमें रखा गया है। तो इसमें जो है वर्तमान में लागू 10+2 पद्धति के स्थान पर 5+3+3+4 पद्धति को लागू किया गया है। अब स्कूल के पहले 5 साल में बच्चे प्री प्राइमरी स्कूल के तीसरे साल में कक्षा 1 और 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होगा। देखिए हमारे जो फाउंडेशन स्टेज 5 ईयर्स का आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो इस फाउंडेशन स्टेज में जो है सो हमारा 3 ईयर्स का प्ले स्कूल होगा और 2 ईयर्स का हमारा क्लास 1 और 2 होगा। लेकिन इस 5 ईयर्स में बच्चे को कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। तो इसमें देखिए जो फाउंडेशन कोर्स है, अभी हमारे यहाँ जो प्ले स्कूल का सिस्टम है ये सामान्य बच्चों तक इसकी पहुँच नहीं है। जो समृद्ध परिवारों के बच्चे हैं, जो अच्छे शहर में रह रहे हैं, उन तक ही प्ले स्कूल की पहुँच है, जहाँ बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, उन्हें एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। तो हमारी सरकार की भी ऐसी प्लानिंग है कि जो हमारे देश के सभी बच्चे हैं वो प्ले स्कूल में जाए। तो जो हमारा फाउंडेशन कोर्स नंबर 3 ईयर्स का जो वो प्ले स्कूल होगा, यानी बच्चे वहाँ जाएंगे, केवल वो खेलेंगे कूदेंगे और खेल कूद के साथ वो शिक्षा ग्रहण करेंगे। देखिए अभी तक आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने भी अपनी मम्मी से बहुत बहाने बनाए थे, मम्मी आज पेट में दर्द है स्कूल नहीं जाएंगे। भाई जब हम बड़े हुए तो हमारे बच्चों भी बहाने बना लगे, कभी पेट में दर्द कभी सर में दर्द। तो आखिर ये बच्चे स्कूल जाने से कतराते क्यों हैं? क्योंकि स्कूल में इन्हें पढ़ाई करनी पड़ती है, इनके जो दोस्त होते हैं उनके साथ नहीं खेलते, घर में रहेंगे दोस्त के साथ खेलेंगे। तो अब बच्चे क्या करेंगे, स्कूल जाएंगे, वो पढ़ेंगे नहीं, वो दोस्तों के साथ खेलेंगे, नई नई एक्टिविटीज़ करेंगे। और अब देखिएगा फ्यूचर जनरेशन कहेगी मम्मी ये संडे क्यों आता है, क्योंकि संडे को स्कूल नहीं जाने का तो वो बच्चे दुखी हो जाएंगे। कुछ ऐसी प्लानिंग हमारे सरकार की है। अब जो रेस्ट 2 ईयर्स है, अब आपने देखा है 5+3+3+4 है। अभी जो बच्चे में 2 साल हो गए, चूँकि 3 साल तो बच्चे ने प्ले स्कूल के रूप में पढ़ाई कर ली। अब ये जो 2 साल इसमें बच्चा है क्लास 1 और 2 में जाएगा, लेकिन 1 से कब वो 2 में चला गया उसे भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसे एग्ज़ाम तो फेस करना ही नहीं पड़ा। वो हंसते खेलते कूदते फानते वो 2 में पहुंच गया और इस तरह उसने अपनी 5 साल की स्कूली शिक्षा पूरी कर ली। तो अभी देखिए अभी जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया जाएगा और शिक्षकों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो अभी है अभी प्ले स्कूल से ही खुले हैं, खास करके हमारे झारखंड में देखिए जो आंगनबाड़ी से हमारे स्कूल टैग हैं। लेकिन परिवर्तन क्या होगा, उन आंगनबाड़ी केंद्रों को स्थानांतरित किया जाएगा, उन्हें स्कूल तक लाया जाएगा ताकि बच्चे समझ सकें कि ये हमारा विद्यालय है और बच्चे वहाँ खेले कूदें, आनंददायक माहौल में रहें, न कि उससे डर कर रहे हैं। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। अब ये जो हो गया हमारा 5 ईयर्स तो हो गया, अब बच गया हमारा 3+3+4 जिसको हमें एक्सप्लेन करना है। अब देखिए जो 3 है ये प्रिपरेटरी है, ये प्रिपरेटरी स्टेज है, ठीक है, जो कि इसमें बच्चे क्लास 3 to 5 में जाएंगे। अब भाई बच्चे ने तो फाउंडेशन स्टेज में ही क्लास 1 2 पढ़ लिया, क्या उसको फिर से हम पढ़ाएंगे? उसे हम फिर से तो नहीं पढ़ाएंगे। तो अब कहाँ जाएगा बच्चा? अब जाएगा बच्चा क्लास 3 में। तो अब क्लास 3 में जाके वो क्या करेगा भाई? वो एक्टिविटीज़ करेगा। अब उसको स्टडी भी करनी होगी, वो साइंस पढ़ेगा, मैथ्स पढ़ेगा, ठीक है, और लैंग्वेज पढ़ेगा। तो एक तो इंडियन लैंग्वेज पढ़ेगा और अपनी मदर टंग पढ़ेगा। अब क्या होगा? अब उसे भाई एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब ये एग्ज़ाम्स की बिगिनिंग होगी। प्रेफर्ड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग बट नॉट कंपल्सरी। अब देखिए यहाँ कहा गया प्रेफर्ड मीडियम, यानी
सलाह दी जाती है कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, लेकिन ये कंपल्सन नहीं कि आपको मातृभाषा में ही शिक्षा देनी है। जो आपकी स्टेट की लोकल भाषा होगी आपको उसी में शिक्षा देनी है, ऐसा गवर्नमेंट ने कंपल्सन नहीं रखा है। अब क्यों नहीं रखा, इसका भी कारण है, क्योंकि एजुकेशन जो हमारे यहाँ है वो हमारे यहाँ कंकरेंट लिस्ट में शामिल है, जिस पर समवर्ती सूची आपने सुना होगा, जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, राज्य सरकार भी कानून बनाती है। तो अब केंद्र सरकार किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, किसी राज्य को अपना कानून उस पर थोप नहीं सकती कि आपको ये करना ही होगा। तो ये राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर है कि वो उसे लागू करती है या नहीं। अब जैसे आप आंध्र प्रदेश का उदाहरण देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश ने क्या किया है कि अपने विद्यालय में जो एजुकेशन का मीडियम उन्होंने इंग्लिश रखा है। उनके सरकारी जो आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूल के बच्चे वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। तो ये सरकारों पर निर्भर करेगा कि वो कैसे रखती है। जो पब्लिक स्कूल्स हैं उन पर भी सरकार कंपल्सन नहीं कर सकती है कि आपको मदर टंग ही पढ़ाना है, आपको लोकल लैंग्वेज ही पढ़ाना है। वो अपनी सुविधा के अनुसार उसको चुन सकते हैं। ये केवल सलाह दी गई है, क्योंकि बच्चे जो है सो मदर टंग से ज़्यादा वाकिफ़ रहते हैं और उस भाषा के लिए उन्हें कुछ अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता और आराम से उसे वो ग्रहण करते हैं, सीखते हैं और समझ पाते हैं। तो यह उनके लिए सुगम होता है जो अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करें। इसलिए लिखा हुआ है देयर आफ्टर द होम मेड लोकल लैंग्वेज कंटिन्यू टू बी टॉट एज अ लैंग्वेज। इसके बाद जो उनकी है जो मातृभाषा है उसको कंटिन्यू किया जाएगा। वेयर एवर पॉसिबल इट विल बी फॉलोड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स। अब ये है कि जहाँ तक संभव हो इसको फॉलो करेगी पब्लिक स्कूल्स भी और प्राइवेट स्कूल्स भी। अब नेक्स्ट आते हैं। अब ये जो हमारा है अगेन हमारा +3 है। अब ये +3 का ये हमारा मिडिल स्टेज है, यानी इसमें हमारे क्लास 6, 7, 8 आते हैं। अब इसमें क्या चेंज हुआ भाई, अभी भी हम कहते हैं मिडिल स्कूल में है, यानी अप टू स्टैंडर्ड 8 है तो मिडिल स्कूल है। तो चेंज क्या हुआ, तो अब जो हमारे बच्चे हैं वो कंप्यूटर पढ़ेंगे, वो कोडिंग सीखेंगे क्लास 6 से। अब भाई ये कोडिंग क्या है, तो कोडिंग है वो कंप्यूटर का ज्ञान ग्रहण करेंगे और वो सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो ये क्या बच्चा है कि तुम्हें सॉफ्टवेयर बना लेगा, अरे नहीं भाई, आस्ते आस्ते होगा, धीरे धीरे होगा। बच्चे सॉफ्टवेयर भी डेवलप करेंगे, एक ऐसा समय आएगा। अब बच्चे जो वोकेशनल एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन भी इसमें उनमें शामिल होगा, वो वोकेशनल एजुकेशन भी सीखेंगे। अब मान लीजिए किसी बच्चे को कारपेंट्री में रुचि, कारपेंट्री का काम वो सीखेगा। किसी को इलेक्ट्रिसिटी के काम में रुचि, इलेक्ट्रिसिटी का काम सीखेगा। किसी को कुकिंग पसंद है, कुकिंग सीखेगा। भाई मुझे ऐसा ऑप्शन नहीं मिला था, वरना मैं तो कुकिंग सीखती, और आज जितनी अच्छी कुक हूँ उससे भी ज़्यादा अच्छी कुक शायद में होती है आज। साथ ही बच्चे इंटर्नशिप करेंगे, ऐसा नहीं कि क्लास में पढ़ा खत्म हो गया। बच्चे इंटर्नशिप करेंगे, बच्चे उसकी प्रैक्टिस करेंगे और बच्चे उन्हें प्रैक्टिकल करके देखेंगे। बच्चे मैथ्स पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, आर्ट्स पढ़ेंगे और अब उन्हें कम से कम 3 लैंग्वेज का फार्मूला यहाँ भी रहेगा। 3 लैंग्वेज फार्मूला विल कंटिन्यू बट नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनीवन। यानी जो हमारा त्रिभाषा सूत्र है वो लागू रहेगा, लेकिन किसी को फोर्स नहीं होगा कि तुम्हें यही भाषा पढ़नी है। हमारे संविधान की अनुसूची में 18 भाषाएं शामिल है, उसमें से बच्चा किसी भी भाषा को पढ़ सकता है, लेकिन उसे 2 भारतीय भाषाएं पढ़नी होंगी। यानी वो इंग्लिश लेगा, अगर चाहे तो इंग्लिश लेगा, और उसके साथ वो कोई 2 इंडियन लैंग्वेज वो लेगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो है हमारा मिडिल स्टेज, ये बच्चे को उसके फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करेगा। क्योंकि आप देखते हैं कि चाइना में क्या है, हर घर में कॉटेज इंडस्ट्री क्यों है, क्योंकि बच्चों को शुरू से ही ट्रेनिंग दी गई है कि वो काम को सीखें। इसलिए चाइना में इतनी पॉपुलेशन है, फिर भी चाइनीज़ बेरोजगार नहीं है, वो कुछ ना कुछ करके काम कर लेते हैं। लेकिन चाइनीज़ पीछे कहाँ पड़ते हैं, उन्हें इंग्लिश की शिक्षा नहीं दी जाती है, उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश नहीं होता। इस कारण चाइनीज़ जो है सो जॉब लेने में पीछे रह जाते हैं जब विदेशों में जाते हैं, तो क्योंकि उन्हें इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती है। तो ये हमारे फ्यूचर जनरेशन को अनएम्प्लॉयमेंट से बचाएगा।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सेकेंडरी स्टेज, ये हमारा 4 इयर्स का होगा। ये हमारा है 5 + 3 + 3 + 4, यानी ये लास्ट है स्कूल एजुकेशन का। ये होगा हमारा 9 to 12। तो भाई अब 9 to 12, पहले हम लोग 9 10 एक साथ जानते थे, 9 to 12 को एक साथ कैसे हो गए भैया? हम 10th तक तो सब सब्जेक्ट पढ़ते थे, 11 12 में जाते थे तो साइंस लेगा कि आर्ट्स लेगा कि कॉमर्स लेगा पूछते थे। अगर अच्छा है तो साइंस लिया, अगर भैया थोड़ा कमज़ोर है तो कॉमर्स ले लिया, और अगर ज़्यादा कमज़ोर तो आर्ट्स ले लिया। ऐसे लोगों की थिंकिंग थी, ये मेरी थिंकिंग नहीं है, ऐसा कुछ लोग सोचते थे। तो अब ये 9 to 12 को क्यों साथ कर दिया गया? अब देखिए, अब होगा नो स्ट्रीम, यानी अब साइंस आर्ट्स कॉमर्स कुछ भी नहीं, जिसको जो मन हो वो लो और अपनी मर्जी के विषय पढ़ो। मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे। अब बहुत सारे ऑप्शन से, पहले मान लीजिए कि लिमिटेड ऑप्शंस थे, आपको इसमें से ये चुनना है, इसमें से ये चुनना है, इसमें से ये चुनना है। प्लस बच्चा अब एक फॉरेन लैंग्वेज भी ले सकता है, लेकिन ये नहीं कि आपको लेना ही नहीं है, ऐसी बात नहीं कि आपको लेना ही पड़ेगा, आप ले सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है, आपकी सुविधा है तो आप उसे ले सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा मैं ये क्लियर कर दूं कि ये न्यू स्ट्रीम ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट क्या है। अब ये न्यू स्ट्रीम है कि जिसको जो सब्जेक्ट मन होगा, अब साइंस आर्ट्स कॉमर्स का कोई बाइफर्केशन नहीं रहेगा। मान लीजिए किसी बच्चे को इंग्लिश पसंद है, उसने इंग्लिश ले लिया। अब उसे फिजिक्स भी पसंद है तो वो फिजिक्स भी लेगा, उसे केमिस्ट्री पसंद है वो केमिस्ट्री भी लेगा, और उसे हिस्ट्री पसंद है तो हिस्ट्री भी लेगा। आप कहिएगा ये कौन सा कॉम्बिनेशन है मैम? अब यही कॉम्बिनेशन चलेगा। जैसे आप पार्टीज में जाते हैं ना, आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम्स होते हैं, बेटा जो मन में हो खा लो और जो नहीं पसंद उसे छोड़ दो। अब यही बात हमारे सब्जेक्ट के साथ भी होगी कि जो आपको पसंद होगा आप उसे पढ़ेंगे, और जो आपको पसंद नहीं होगा आप उसे छोड़ देंगे। साथ ही अब जो सो क्रिटिकल थिंकिंग, अब रटने से काम नहीं चलेगा कि रट्टू तोता है, रट लिया। अब आपको सोचना पड़ेगा। अब आप इस तरह पढ़ाई का पैटर्न होगा कि सोचना पड़ेगा। आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस कौन थे, महात्मा गांधी कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया? महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया, वो भारत आए, उन्होंने असहयोग आंदोलन किया, दांडी मार्च किया, सब किया। लेकिन अब आपको ऐसी पढ़ाई होगी कि आपको सोचना पड़ेगा कि मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी अगर एक साथ मिल करके आज़ादी की लड़ाई लड़ते तो क्या होता? अगर सुभाष चंद्र बोस अगर नरम दल में होते तो क्या होता? कुछ ऐसी सोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो ये होगी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। अब एक और जो सबसे बड़ा सवाल बच्चों के मन में है वो है कि उनके बोर्ड एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे। अरे भाई, बोर्ड एग्जाम्स तो आपके अभी भी होंगे, लेकिन क्या होगा, उसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी घट जाएगी। अभी जितना हम लोग बोर्ड एग्जाम्स पे जोर देते हैं उतना नहीं रहेगा, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम तो 12 में भी होगा और बोर्ड एग्जाम आपको 10 में भी होगा। तो बोर्ड एग्जाम्स तो आपके होंगे ही होंगे। अब लेकिन सुविधा क्या होगी इसमें कि आपको 2 चांस मिलेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं कि एक साल अच्छा नहीं हुआ तो आपका साल खराब हो गया। और जिस सब्जेक्ट में सपोज कीजिए आपको कम इंटरेस्ट है तो आप उसको मीडियम लेवल का लेंगे, आप उसको एडवांस लेवल का नहीं लेंगे। मान लीजिए आपको मैथ्स है, आपको लगता है कि मैथ्स मेरे फ्यूचर के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको अपना कैरियर एक्टिंग में बनाना है। आप सोचेंगे मैथ्स ज़्यादा पढ़ के मुझे फ़ायदा नहीं है, तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, आप उसके नीचे लेवल का ले सकते हैं। तो बहुत से सब्जेक्ट, ऐसा मैथ्स ही नहीं है, ऐसा कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो आपको जिसमें कम इंटरेस्ट होगा आप उसका लेवल नीचे कर सकते हैं, और आपको 2 चांस मिलेंगे कि आपका साल बर्बाद ना हो। तो ये तो थी हमारे स्कूल एजुकेशन, यानी 3 to 18 ईयर्स की एजुकेशन का ये लेखा जोखा था। तो क्या यहीं पर हमारी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी? क्या हम BA BSc BCom नहीं कहलाएंगे? जैसे अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो IA ISc ICOM का सपना तो आपने तोड़ दिया, तो क्या अब BA BSc BCom का भी सपना आप तोड़ देंगे? नहीं नहीं, हमारे यह सरकार की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं कि आपका ये सपना टूटे। भाई अब आप बड़े हो चुके हैं, अब आप फैसला लेंगे कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है। आपको साइंस लेना है, आपको आर्ट्स लेना है, आपको कॉमर्स लेना है। लेकिन इसमें भी चेंज है। अब चेंज क्या है
जो आपका है 4 ईयर का ये प्रोग्राम अब हो जाएगा। हायर एजुकेशन जो है, जो ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम होगी आपकी, वो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो गए। अब आप कहेंगे ये तो और 1 साल बढ़ा दिया सरकार ने, पहले 3 साल पढ़वाते थे, अब 4 साल पढ़वाएंगे, ये तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन देखिए इसमें कितना अच्छा हुआ, ये आप आगे सुनेंगे तब जानेंगे ना। अब देखिए पहले क्या होता था कि 1 साल पढ़ा, पढ़ के छोड़ दिया, बर्बाद हो गया। 2 साल पढ़ा, पढ़ के छोड़ दिया, वो भी बर्बाद हो गया। अब सोचिए कि 3 साल की पढ़ाई थी ग्रेजुएशन की, उसमें आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्लियर कर लिया, हाँ, और आपकी शादी हो गई, आप ससुराल चली गई। अब आपकी पढ़ाई छूट गई भाई, आपके बच्चे और उस परिवार में आप फंस गई। लेकिन 10 साल बाद जब आपके बच्चे बड़े हो गए तो आपको याद है कि काश मैंने ग्रेजुएशन कर लिया होता। फिर अब क्या फ़ायदा, अब तो समय बीत चुका, अब तो मुझे फिर से 3 साल पढ़ना होगा। अरे नहीं भाई, आपको 3 साल अब नहीं पढ़ना होगा, आप तो 2 साल की पढ़ाई करके गई थी, तो आपके वो 2 साल रखे हुए रहेंगे। मान लीजिए आपने 1 साल में पढ़ाई करके छोड़ दी, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट 1 साल का होगा, उसको हम सर्टिफिकेट कहेंगे। आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। आपने 2 साल किया तो आपको एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर 3 साल पूरे कर लिए तब तो आपको बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी, जैसे आजकल मिलती है। और अगर आप चाहती हैं कि नहीं मैं आगे भी और पढ़ाई करूं, तो आप 4 साल का कोर्स कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगी बैचलर्स डिग्री विथ रिसर्च। तो आपके मन में सवाल उठेगा कि ये जो है बैचलर्स डिग्री विथ रिसर्च हमें 4 साल में मिलेगा, इसका फ़ायदा क्यों हो, क्या होगा, हम क्यों अपना 1 साल अधिक समय इसमें लगाएं। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। मान लीजिए आपको कोई जॉब है, जो कि ग्रेजुएट लेवल की आपको जॉब चाहिए, आपने जॉब कर लिया, लेकिन अगर आपने रिसर्च का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, तो जब आपको पोस्ट ग्रेजुएट करना होगा तो आप 1 ही साल का पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे। आप 1 ही साल आप पढ़ेंगे और आपको मास्टर्स की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है तब तो आपको 2 साल पढ़ना पड़ेगा। अब आप सोचिएगा ये तो गलत है ना भैया, ग्रेजुएशन उसने भी किया, हमने भी किया। मान लीजिए आपने 3 साल की आपको नौकरी मिल गया, आप नौकरी करने चले गए, फिर आपको इच्छा हुई पढ़ाई करने की, तो जिन लोगों ने 4 साल का किया क्या उन्हें नुकसान होगा? नहीं। जिन्होंने 4 साल का किया वो 1 साल करेंगे, और जिन्होंने 3 साल का किया वो 2 साल करेंगे। इसमें सबसे बड़ी जो सुविधा है वो लगा मुझे एग्ज़िट और एंट्री का। आप निकल गए, आपकी इच्छा हुई, आप फिर से आ गए। और जैसे बैंक अकाउंट में कहते हैं ना कि भाई मेरे पैसे बैंक अकाउंट में सुरक्षित हैं, अब हमारी पढ़ाई भी बैंक अकाउंट में सुरक्षित रहेगी। यानी हमने जितना पढ़ा उतनी का सरकार ने हमें सर्टिफिकेट दे दिया। अब आप कहेंगे मैम अगर हम 6 महीने पढ़ के गए तो? अरे भैया 1 साल तो कम से कम पढ़ो, कुछ तो पढ़ाई पे ध्यान दो, तब तो सरकार तुम्हें सर्टिफिकेट देगी या डिग्री देगी। 6 महीने का क्या है, 6 महीने तो घूमते फिरते निकल जाते हैं। तो आपको कम से कम 1 साल की पढ़ाई करनी होगी, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये तो हो गई आपकी ग्रेजुएशन की। पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने बता दिया कि अगर आपने 4 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किया है तो आपको 1 साल पढ़ना पड़ेगा, और 3 इयर्स का किया है तो आपको 2 साल पढ़ना पड़ेगा। एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट चेंज है वो है कि अब एमफिल की डिग्री को अब एमफिल की पढ़ाई ख़त्म हो गई है। अब अगर आपको एमफिल नहीं पता है तो मैं बता दूं कि एमफिल वाज अ मिडिल रिसर्च डिग्री बिटवीन अ मास्टर्स एंड अ पीएचडी। तो मास्टर्स और पीएचडी के बीच की जो डिग्री है उसको हमने एमफिल का नाम दिया है। तो बहुत से रिसर्च करने वाले बच्चे इसमें इंटरेस्टेड रहते थे, लेकिन अब एमफिल को ख़त्म कर दिया। आप सीधा आपको ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद सीधा आपको पीएचडी है। यानी पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी के बीच में अब कोई मीडिएटर नहीं है। अगर आपको पीएचडी करनी है तो आपको सीधे उसमें एडमिशन लेना होगा, जिसकी कि 4 साल के ड्यूरेशन है। पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप समझ चुके हैं कि 1 साल है जिन्होंने 4 साल का कोर्स किया, और 2 साल है जिन्होंने जिन्होंने 4 साल का कोर्स किया वो 1 साल करेंगे, जिन्होंने 3 साल का कोर्स किया वो 2 साल करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा टीचर रिक्रूटमेंट में क्या होगा, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं
टीचर्स सेंटर्ड होंगी, क्योंकि जब नया नया कोई भी चीज़ लागू होगा तो उसे इम्प्लीमेंट कौन करेंगे? टीचर्स करेंगे। उसके लिए भाई बहुत से टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे, नर्सरी ट्रेनिंग के स्कूल्स भी खुलेंगे, उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि अधिक से अधिक संख्या में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सके। लेकिन अब इसमें भी एक परिवर्तन आने जा रहा है। अब वो परिवर्तन क्या है कि बाय 2030 द मिनिमम डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। अभी आप लोग सुनते होंगे कि इंटीग्रेटेड लॉ होता है या दूसरे कोर्सेज होते हैं, या फिर जिसे इंजीनियरिंग करना है तो वो सीधा +2 के बाद जाएगा, अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा। मेडिकल करना है तो +2 के बाद उसमें जाएगा। उसी तरह टीचर्स के लिए क्या होगा कि +2 के बाद आप सीधे इंटीग्रेटेड कोर्स में दाखिला लेंगे, जो आपको ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट देगा और आपको बीएड का भी सर्टिफिकेट देगा। तो यानी अब आपको डिसीजन ले लेना होगा +2 के बाद कि क्या हमें टीचिंग लाइन में जाना है। जैसे लोग मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ आदि के लिए डिसीजन लेते हैं। लेकिन जिन्होंने ग्रेजुएट किया है उनके लिए भी सरकार कोई व्यवस्था करेगी, शायद उनके लिए 2 साल का कोर्स हो, क्योंकि उन्हें तो फिर सरकार 4 साल नहीं पढ़ाएगी। साथ ही इस पॉलिसी में कहा गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी मस्ट हेल्प रीएस्टैब्लिश टीचर्स एट ऑल लेवल्स एज द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड एसेंशियल मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी बिकॉज दे आर ट्रूली शेप आवर जनरेशन ऑफ सिटीजन्स। अब भाई जो हमारे टीचर्स हैं वही तो फ्यूचर जनरेशन को शेप कर रहे हैं, तो जो उनका रीस्टैब्लिशमेंट हो, उनको फिर से वही सम्मान मिले जो प्राचीन काल में हमारे गुरुओं का था। तो ये था न्यू एजुकेशन पॉलिसी का संक्षिप्त विवरण। तो संक्षिप्त विवरण मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डील कर दिया, इसे बहुत डिटेल में मैं नहीं ले गई हूँ। तो ये आपको किसी भी कंपटीशन के लिए आपको बहुत से क्वेश्चंस का आंसर दे देगा, या जो हमारे शिक्षक बंधु हैं, जो छात्र हैं, उनकी बहुत सी कौतूहल का निवारण इससे हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ मित्रों ये आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि ये आपको कैसा लगा। तो मित्रों मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।